सर पेजेस पढ़ के आने थे सर। आवाज ठीक नहीं है मेरी? आवाज आ रही है सर? क्या कहा है मैंने? ये बात कल आपने सुनी थी मेरे से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 था। पेज नंबर बताया। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज ठीक है? पेज नंबर 24। जी है कोई इश्यू उसमें? GMG लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया? प्लीज सर, कंप्लीट हो गया यार। कोई कंफ्यूजन तो नहीं उसमें? फंक्शनल करेंसी क्या थी? फंक्शनल करेंसी क्या थी सर? क्या थी सर? डॉलर थी सवाल में। सर वो तो होती होगी सर। सवाल नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में फंक्शनल करेंसी क्या थी? फॉरेन करेंसीज के नाम अजीब अजीब से रखे हुए थे। जी एनी कंफ्यूजन? कर लिया ना यार? और क्या था होमवर्क? पेज नंबर 27 पे है। पेज नंबर 27 और 28 के स्टार्ट पे दो टर्म्स यूज हुई हैं, नजर पड़ी होगी सर आपकी। कौन कौन सी? मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी आइटम्स। इन टर्म्स को सर मैंने खुद जरा फाइनल करना है, जरा अपने नोट्स के आखिरी से हो गए हैं। ये आखिरी पेज पे ना टेबल बने हुए हैं। ये एंड में दो टेबल्स बने हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो सेकंड लास्ट टेबल के ऊपर हेडिंग लिखी हुई है मॉनेटरी वर्सेस नॉन मॉनेटरी आइटम्स। तो ये टेबल अभी हम पढ़ने की पोजीशन में नहीं है, जरा हम अपने जरा स्टैंडर्ड्स कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगले कुछ स्टैंडर्ड्स का भी यहाँ नाम लिखा हुआ है। तो मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी को आप भी इसी तरह जरा हाईलाइट कर लें, ये फिर मैं इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद खुद याद करवाऊंगा। मुझे बस इतना काइंडली बता दें सोच के जरा, क्या ईयर एंड पे रीमेजरमेंट मींस ट्रांसलेशन होती है किस चीज की? पेबल्स और रिसीवेबल्स की। अदर कंसंट्रेट कीजिएगा जरा। अगर कोई मशीनरी खरीदी है आपने फॉरेन करेंसी में, तो क्या उसकी भी ट्रांसलेशन होती है? नहीं, मैं वो ठीक है आपकी बात, मेरा सवाल लेकिन अब और है, मशीनरी की भी ट्रांसलेशन होती है? सर अगर पेबल होगा तो होगा ना, मैं तो मशीनरी की बात कर रहा हूँ। मशीनरी मीन्स नॉन करंट एसेट्स की बात कर रहा हूँ। अगर कोई स्टॉक बच गया है, गुड्स खरीदी है, स्टॉक बच गया, उसकी भी होगी। तो ट्रांसलेशन सिर्फ होती है पेबल्स और रिसीवेबल्स की। फिलहाल आप ये ध्यान में रखें। बाकी यहाँ जो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं, इनको समझने के लिए जरा कुछ अर्से बाद इंशाल्लाह मैं फिर आपको खुद याद कराऊंगा। मीशो से जरा क्वेश्चन मार्क लगा लें। अच्छा, बुक शायद इंशाल्लाह मेरे ख्याल है कल तक अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन वक्ती तौर पे जरा आप काइंडली जरा ये नोट्स भी संभाल लें, और जब फिर बुक आएगी तो बुक के पेजेस ही हैं ये। तो ये पेज नंबर 27 और पेज नंबर 28 पे जरा काइंडली क्वेश्चन मार्क्स आप लगा लें, तो मैं फिर ये खुद बताऊंगा आपको जब हम इस पोजीशन में होंगे कि हम, और फिर एंड में जो टेबल्स हैं वो भी दो छोड़ रहा हूँ मैं। असल में उसमें वो चीज़ें भी अभी लिखी हैं जो अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो एक दफ़ा बात अगर हम कंप्लीट कर लें तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, इंशाल्लाह पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप बताएं, मेरे ख्याल में तो यही चीज़ रह गई थी। बाकी आप बताएं कोई और चीज़ अगर ऐसी है जो सही तरह से डिस्कस नहीं हो सकी। किसी एक आदमी ने तो देखा होगा ना यार इन पेजेस को, जो मैंने पेजेस एक नज़र पढ़ने को कहते हैं। कोई और तो नहीं इशू? नहीं, वो अलहदा कोई नहीं जाएगा। पूरी बात, पूरी स्टोरी की पिक्चर अब ये है। अब कंसंट्रेशन से अगर सुनेंगे तो मैं पूरा स्टैंडर्ड आपको 4-5 लाइनों में बताता हूँ।
ट्रांजैक्शन डेट पे सेल, परचेज या कोई एसेट जो भी होगा, लोन, ये रिकॉर्ड होगा स्पॉट रेट पे। सही। ट्रांजैक्शन डेट मींस जिस दिन इनिशियल ट्रांजैक्शन हुई। उसके बाद अगर ईयर एंड आया और कुछ पेएबल्स या रिसीवेबल्स रह गए तो उनकी ट्रांसलेशन होगी। सेटलमेंट डेट पे जाके जो पेएबल्स, रिसीवेबल्स, उनकी फिर पेमेंट या रिसीट होगी स्पॉट रेट्स की बेस पर। ठीक है, ठीक है सर। देन आ जाए जरा IAS 16 वगैरह पे जो हमने कल डिस्कशन की है। अगर हमने कोई नॉन करंट एसेट खरीदा है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट के तौर पर, इस तरह मेरी बात समझ आ जाएगी, लेकिन वो फॉरेन करेंसी में है, तो हम जिस डेट पे उसे खरीदा है लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो उसके बाद फिर IAS 21 का कुछ नहीं है, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, इम्पेयरमेंट है तो इम्पेयरमेंट कर लेंगे। फिक्स्ड एसेट पे फिर IAS 16 का कोई IAS 21 का कोई काम नहीं है। अगर हमने फॉरेन करेंसी में खरीदा भी था तो एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन उसे हम लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। और उसके बाद फिर अगर कॉस्ट मॉडल पे एसेट है तो फर्दर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है IAS 21 के एंगल से, फिर जो IAS 16 का था वो करेंगे। यहाँ तक ठीक है। अब लेकिन आ जाए अगर IAS 16 या IAS 40, दोनों की इकट्ठे बात कर लेता हूँ। अगर IAS 16 में रिवैल्यूएशन मॉडल है या IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल है। वंस अगेन इनिशियल डेट पे हम लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर जब रिवैल्यूएशन डेट्स आएंगी फॉरेन करेंसी में अगर रिवैल्यूएशन है तो उसे लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। एंड एवरी अदर थिंग इज एज इन IAS 16 या IAS 40। कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है, अगर IAS 16 की बात करें तो लॉस है तो प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा, सरप्लस है तो इक्विटी का पार्ट बन जाएगा। कोई अलग अलग करने की जरूरत नहीं, जो आपने कहा वो अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं। उसी लॉस या सरप्लस के अंदर ही एक्सचेंज गेन का डिफरेंस वगैरह भी होगा तो उसको सेग्रीगेट करने की कोई जरूरत नहीं होती। सिंपली आप क्या करेंगे, IAS 16 वाले एसेट्स अगर वैल्यूएशन मॉडल पे हैं और फेयर वैल्यू आपको फॉरेन करेंसी में मिली है, तब उससे से जिस दिन की वो फेयर वैल्यू है उस दिन का स्पॉट रेट लगा के आप लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। IAS 40 में अगर है तो उस केस में भी फेयर वैल्यू को अगर लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना ऑन द डेट ऑफ रीमेजरमेंट कह लें या ऑन द डेट ऑफ फेयर वैल्यू मॉडल कह लें, तो एक दफा जब वो लोकल करेंसी में कन्वर्ट हो गई है तो एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। ठीक है, तो इसमें कोई और चीज हरगिज इन्वॉल्व नहीं है। जहां जहां होगी वो फिर आप, वैसे तो आपको पता चल गया सारा, सिर्फ इसमें मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी थोड़ा सा वो भी पता आपको है। मैं जानबूझ के जरा वर्ड्स की एग्जैक्ट अभी मीनिंग नहीं बताना चाह रहा, वो फिर जब हम जरा पढ़ लेंगे चीजें फिर उसका डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप बता देंगे। चले मैं एक आफ्टर ऑल माय डिस्कशन एक छोटा सा सवाल करता हूँ जरा रैंडम। क्या IAS 16 और IAS 40 में अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है तो उसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते हुए एक्सचेंज रेट्स की जरूरत पड़ती है? तो मेरा सवाल रिपीट करेगा, मैंने क्या बोला? IAS 16 या IAS 40 में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब तो पता ना सबको, क्या एक्सचेंज रेट्स की जरूरत पड़ती है? यस सर पड़ती है। अब मुझसे सुना था, अगर कॉस्ट मॉडल पे है फिर नहीं पड़ती, लेकिन अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो जिस दिन फेयर वैल्यू डिटरमिन होगी फॉरेन करेंसी में उस दिन पड़ती है। ट्रांसलेशन के लिए नहीं कह रहा, कॉस्ट मॉडल पे है तो फिर तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर रिवैल्यूएशन मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल ऑफ IAS 16 एंड IAS 40 है तो फिर किस दिन आपको दोबारा IAS 21 की जरूरत पड़ेगी? किस लिए पड़ेगी? नहीं, गेन के लिए शायद नहीं, फेयर वैल्यू, फॉरेन करेंसी फेयर वैल्यू को लोकल करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए, बस ऐसा से। अगर फॉरेन करेंसी पेएबल या रिसीवेबल है, कोई नहीं सब कुछ खा रहा है। अगर कोई फॉरेन करेंसी पेएबल या रिसीवेबल है तो उस वक्त ईयर एंड पे, तो फिर ईयर एंड पे क्या IAS 21 की जरूरत पड़ती? ट्रांसलेशन के लिए पड़ती है। तो ट्रांसलेशन के लिए नहीं कह रहा,
लेकिन IAS 16 में जिस डेट पे फेयर वैल्यू डिटरमिन होगी उस दिन अगर ये फॉरेन करेंसी में फेयर वैल्यू है तो आपको लोकल करेंसी में फिर कन्वर्ट करना है। तो मेरा ख्याल है अब ऐसे ही अगर हम ज़्यादा इसको डिस्कस करेंगे तो खैर परेशान होंगे। मीन्स उसे जो आपको पता चल गया वही है, जो आपने किया है वही है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। इस टॉपिक में सिर्फ अब ये 2 टर्म्स रह गई हैं और 2 टर्म्स इंशाल्लाह फिर ज़रा स्टैंडर्ड्स और कंप्लीट हो जाए तो फिर उसको मैं खुद डिस्कस कर लूँगा। बाकी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, हालांकि मुझे लग रहा है कि मेरी एजम्पशन गलत है, कि आपने इन्हें इन पेजेस को एक दफ़ा पढ़ा है, बस इतना कि जवाब होना चाहिए था। सच जवाब यही है कि हमने पढ़ा तो है लेकिन खामोशी से लगता पढ़ा। किसी एक आदमी ने अगर पढ़ा है तो मेरा ख्याल है कुछ नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी के अलावा तो नहीं है कुछ रह गया। चलिए फिर इस तरह करें, अब ये हमने जो टॉपिक्स थोड़े थोड़े पढ़े हैं, एक लीज का और IAS 21 का, दोनों का कोई कंबाइंड टेस्ट रख लें 1-2 दिन ठहर के। सर ओपिनियन तो गलत नहीं है यार, दिल नहीं मान रहा। 3-4 दिन छोड़ के संडे को, ठीक है सर। चले आज वेडनेसडे है तो सॉरी ट्यूसडे, परसों रख लें यार। तो कल मुझे बल्कि आप याद करवा दीजिएगा, फिर मैं आपको चंद क्वेश्चंस भी बता दूंगा दोनों टॉपिक्स के, ताकि आप उसकी बेस पे कोई अपना टेस्ट प्रिपेयर कर सकें। पढ़ाई शुरू कर ही दें सर, मेरा ख्याल है। क्या ख्याल है? रजिस्टर का एक नया पेज निकाला। जी ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ये मुबीन इसी तरह चल रहे हैं पिछला, नहीं पीछे, ये भी जरा चला दो थोड़ा सा। ये फैन चला दो ना हल्का सा, ये पंखा भी चला दो। चलिए सर, कंटिन्यू, बिल्कुल खामोशी। फर्स्ट मेन डिस्कशन आज सॉर्ट ऑफ हम स्टार्ट करने लगे हैं। ये तो जो टॉपिक्स हमने किए हैं, जरा आप पहले कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए थे थोड़े FA2 के। हेडिंग लिखें इनकम टैक्सेस। पेज नंबर सर कोई नहीं है सर, बुक बंद कर देंगे। है पेज नंबर वैसे कहाँ से आ गया? हेडिंग लिखें रजिस्टर का नया पेज इनकम टैक्सेस IAS 12। आपका एक सब्जेक्ट भी है कैप लेवल पे इनकम टैक्सेस, एग्जैक्टली क्या नाम है उसका, टैक्स प्रैक्टिसेस वगैरह। हमने ये डिस्कस करना है कि अगर टैक्स कैलकुलेट हो जाए तो उसका फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, मीन्स उसकी क्या एंट्रीज होती हैं। टैक्स की कैलकुलेशन का तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा। अच्छा, जिन हजरात को टैक्स, वैसे तो मेरा ख्याल है कि मेजोरिटी ने या पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ना पढ़ा है ना पढ़ रहे हैं तो इवन देन कोई मसला नहीं है। शायद जितनी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी वो सारी एक्सप्लेन हो जाएंगी। जो हाँ, डेफिनेटली जिन्होंने पढ़ा हुआ है आप लोगों को ज़रूर हेल्प होगी, लेकिन अगर किसी को इनकम टैक्सेस के सब्जेक्ट आइडिया नहीं भी है तो कोई ख़ास इशू नहीं है। हमने बहरहाल जिन लोगों ने पढ़ा उनको ये मैं बता रहा हूँ कि अपनी कैलकुलेशन सीखी हुई है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, डबल एंट्रीज वगैरह हमने इस टॉपिक में समझनी है। तो पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए इस टॉपिक के हवाले से, कि हमारे इस डिस्कशन में 3 तरह के टैक्स इन्वॉल्व होंगे। देख लें जरा नाम। नंबर 1 करंट टैक्स, नंबर 2 डेफर्ड टैक्स एंड नंबर 3 प्रायर पीरियड टैक्स। 3 तरह के टैक्सेस की डिस्कशन आएगी, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स एंड प्रायर पीरियड टैक्स।
एक बहुत इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन हो जानी है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग भी आपके काफ़ी रिफाइन हो जाएंगे, और ये टॉपिक इटसेल्फ अपनी जगह पे तो है ही है, लेकिन तकरीबन जितने भी और रिमेनिंग टॉपिक्स इसके बाद होंगे उनके साथ ये मिक्स भी हो जाता है। तो मीन्स इसकी जो सिग्निफिकेंस अपनी जगह अपने एज इट इज टॉपिक के अलावा बाकी टॉपिक्स में भी मिक्स हो जाता है। जी नाम जरा काइंडली बोलें, कौन कौन से टैक्सेस पढ़ने में। आज हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे करंट टैक्स से। लिखिए ठीक है। करंट टैक्स कहते हैं अमाउंट ऑफ टैक्स on taxable profits of the period. वो टैक्स जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे कैलकुलेट होता है, अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट्स ऑफ द पीरियड। टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस पे जो टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट होती है, दैट इज कॉल्ड एज करंट टैक्स। इस करंट टैक्स को फर्दर समझने के लिए हमें दो तरह के प्रॉफिट्स का पता होना चाहिए। एक टर्म होती है अकाउंटिंग प्रॉफिट, उसके साथ एक और टर्म अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखी है, टैक्सेबल प्रॉफिट। जस्ट एक मिनट अब लिखने से पहले राइट मतलब करंट टैक्स की डेफिनेशन में मैंने किस प्रॉफिट की बात की है। तो प्रॉफिट सर इस डिस्कशन में दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट और एक होता है टैक्सेबल प्रॉफिट। तो एक सेकंड में जरा दो डेफिनेशंस लिख लूं, फिर आप जरा समझ के लिख लीजिएगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट अगर हम एक वर्ड यूज करें तो अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट which is calculated on the basis of a profit which is calculated according to the requirements of according to the requirements of IFRS। अपने जहन में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जरा बनाए। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट आता है सर। तो अगर आप एक प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं और प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हुए सेल्स एक्सपेंसेस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाले ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो जब प्रॉफिट डिटरमिन होगा वो अकाउंटिंग प्रॉफिट कहलाता है। तभी हमने प्रॉफिट की वर्किंग की सर की है सर। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम बना रहे हैं तो प्रॉफिट की वर्किंग कर रहे होते हैं। प्रॉफिट की वर्किंग करते हुए क्या हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जहन में रखा होता है। मसलन फॉर एग्जांपल, क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन आती है? क्या वो डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू IAS 16 होती है? क्या डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू IAS 16 होती है सर? एक और स्टैंडर्ड जरा ध्यान में लाएं, IAS 23 मींस कभी बोरिंग कॉस्ट सुना आपने? तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हो तो बोरिंग कॉस्ट इन्वॉल्व हो, क्वालिफाइंग एसेट हो, फिर तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई होगी। और अगर क्वालिफाइंग एसेट इन्वॉल्व नहीं है तो फिर उसे एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा। इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हुए हम जब भी कभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंटिंग में बनाते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हमने जहन में रखा होता है। उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट को अप्लाई करके जो इनकम जैसे एक्सपेंसेस माइनस होकर प्रॉफिट आता है उसे क्या कहते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट। मसलन फॉर एग्जांपल अपने जहन में जरा एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जहन में लाएं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एग्जैक्टली फर्क क्या है इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कस करते हैं, वरना इंटरचेंजेबली बोला जा सकता है, बोलते रहते हैं हम। जी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है सर? स्टार्टिंग पॉइंट सर सेल में से क्या लेस करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करके, अब इसकी डेफिनेटली कैलकुलेशन होती है, वो इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी। सेल में से अगर कॉस्ट ऑफ सेल लेस करें, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट से आगे चलें काइंडली। अदर इनकम के एक दो एग्जांपल्स हैं अच्छी सी तरह। रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम को अच्छी
गेन ऑन डिस्पोजल, डिविडेंड इनकम वगैरह वगैरह, मेन इनकम ऑफ सेल के अलावा जो भी इनकम्स होती हैं उसे अदर इनकम कहते हैं। अदर इनकम से आगे बढ़ें, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेफिनेटली एडमिन एक्सपेंसेस पहले भी आ जाते हैं समटाइम्स, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कह लें, एडमिन एक्सपेंसेस कह लें। आगे चलें, आगे चलें सर, आगे आगे आगे। एडमिन एक्सपेंसेस के बाद फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस की एक दो एग्जांपल बताएं। इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, लीज जहन में लाएं। सर लीज का भी वर्ड सुना है सर? लीज में लेसी इंटरेस्ट ऑन लीज को प्रॉफिट लॉस में लाएगा? लीज रेंटल्स में इंटरेस्ट होता है सर, वो भी प्रॉफिट लॉस में फाइनेंशियल चार्जेस में आएगा। तो लोन्स का इंटरेस्ट हो, बैंक चार्जेस हो, लीज फाइनेंशियल चार्जेस हो, उन सब को मिला के नोट बना के फाइनेंशियल चार्जेस या फाइनेंस कॉस्ट वर्ड यूज किया जाता है। चलो आगे, और आगे बताएं क्या आता है। तो अदर एक्सपेंसेस हो, ठीक है, अगर नहीं है तो प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन अगर टैक्स इन्वॉल्व है तो ये प्रॉफिट कहलाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद टैक्स आएगा, और टैक्स के बाद फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। तो ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाते हुए क्या हमने अपने जहन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रखा होता है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स से पहले जो प्रॉफिट आता है, ये हमारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग प्रॉफिट। इन अदर वर्ड्स, जब भी मैं कभी अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में से किस प्रॉफिट की बात हो रही है? ग्रॉस प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात नहीं हो रही। व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट? प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात हो रही है। तो व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट? वो प्रॉफिट जो किसकी बेस पे आता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक एब्रिविएशन बना रहा हूं, इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट किसकी बेस पे कैलकुलेट होता है? प्लीज सर, किसकी बेस पे कैलकुलेट होता है? और प्रॉफिट एंड लॉस में किस प्रॉफिट का नाम अकाउंटिंग प्रॉफिट है? जी, एनी कंफ्यूजन? हम हमेशा जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, मैंने डेफिनेटली उसमें से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की बात की है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना रहे हो, चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हो, कैश फ्लो बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो, हमारे जहन में किस चीज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट की अगर कभी बात हो रही हो तो आपके जहन में अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आनी चाहिए, और उसमें से कौन सा प्रॉफिट आपके जहन में आना चाहिए? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं एक सेकंड थोड़ा सा टैक्सेबल प्रॉफिट आपको समझा दूं, फिर आप ये भी लिख लीजिएगा, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है तो वो भी बना लीजिएगा। जस्ट एक मिनट जरा। फर्स्ट लाइन में हमने वर्ड यूज किया है टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट कहते हैं उस प्रॉफिट को, प्रॉफिट which is calculated according to the requirements of इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अगर आप एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हो, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 चले, अगर एक आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हो और उस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को बनाते हुए आपके जहन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बजाय, इसकी बजाय इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट्स हो, तो फिर जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो कहलाता है टैक्सेबल प्रॉफिट। अगर फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की सारी रिक्वायरमेंट्स और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सारी रिक्वायरमेंट्स एक जैसी ही हो, क्या प्लीज बोला मैंने? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स
इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट से एग्जैक्टली मैच करती हूँ, तो क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट ही टैक्सेबल प्रॉफिट होगा? लेकिन ऐसे है नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट्स में डिफरेंस है, जिसकी वजह से फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट भी सेम कैलकुलेट नहीं होता। वो डिफरेंसेस इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, हमें बार बार जरूरत पड़नी है। जस्ट एक छोटा सा डिफरेंस अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का। हम अकाउंटिंग में हमेशा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं IAS 16 की बेस पे। IAS 16 में कॉस्ट मॉडल भी अलाउड है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी अलाउड है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, रिड्यूसिंग भी हो सकता है, नंबर ऑफ यूनिट्स भी हो सकता है, सम ऑफ यूनिट्स भी हो सकता है। यूजफुल लाइफ का बेस बना के हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते हैं IAS 16 में। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अगर आप जाएं तो वहां सिर्फ एक ही मेथड अलाउड है, रिड्यूसिंग बैलेंस अलाउड है और फुल ईयर डेप्रिसिएशन पॉलिसी है। जिस साल एसेट खरीदें उस साल फुल डेप्रिसिएशन है, बेचें तो उस साल तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाती है। फिर वहाँ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कोई यूजफुल लाइफ के बजाय रेट्स का कॉन्सेप्ट है, हर एसेट के रेट डिफाइंड है। तो क्योंकि रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS 16 रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन और रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिफरेंट है, इसलिए डेप्रिसिएशन सेम कैलकुलेट नहीं होगी। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अगर मैं कभी वर्ड यूज करूं तो इससे क्या समझा करेंगे आप? मैं ये 16 की बात कर रहा हूँ, टैक्स डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज करूँ तो हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। तो जस्ट अगर एक ही ये डिफरेंस ध्यान में रखें तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्सेबल डेप्रिसिएशन डिफरेंट होने की वजह से हमारे फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट्स और टैक्सेबल प्रॉफिट्स में डिफरेंस आ जाएगा। अब आपने जब पहली डेफिनेशन लिखी है, जरा काइंडली वो देखें अपने पास। करंट टैक्स किस प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है? गवर्नमेंट ने ये जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बनाया है उसका मकसद ये है कि गवर्नमेंट टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस पे टैक्स लेना चाहती है। प्रॉब्लम हमारा ये है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते बनाते प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक आएंगे, तो ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है या टैक्सेबल प्रॉफिट है? इसमें तो हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स की हैं, देयरफॉर ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है। तो देयरफॉर करंट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जब किसी भी साल के एंड में प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है तो फिर आप वर्किंग्स में जाएंगे और अपने इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करके टैक्स रेट मल्टीप्लाई करके करंट टैक्स की वर्किंग करेंगे। मीन्स उसे प्रैक्टिकली स्पीकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप फाइनल कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है, अब आप करंट ईयर का करंट टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वर्किंग्स के पेज में जाएंगे, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा अकाउंटिंग प्रॉफिट और उस अकाउंटिंग प्रॉफिट में फिर एडजस्टमेंट्स करके टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और टैक्सेबल प्रॉफिट से रेट लगा के फिर करंट टैक्स की फिगर आती है। यहाँ तक कुछ समझ आई है मेरी बात? सिर्फ शॉर्ट वर्ड्स में कर ली, थोड़ा सा मुझे बताना आपने, व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट? सही बेटा, बात ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस का प्रॉफिट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कौन सा अकाउंटिंग प्रॉफिट है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और टैक्सेबल प्रॉफिट किसे कहते हैं? कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग, अगर आपके जहन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं तो अब जब प्रॉफिट निकलेगा अकाउंटिंग प्रॉफिट है। और अगर आपके जहन में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है और आप प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो फिर टैक्सेबल प्रॉफिट है। तो करंट टैक्स किस प्रॉफिट की बेस पे होता है? टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस पे। बात को इंशाल्लाह मैं भी थोड़ा सा और कंप्लीट करता हूँ, पहले जरा यहाँ तक डेफिनेशंस लिख लो और यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली। इंशाल्लाह ठीक ठाक ये टॉपिक एंजॉय कर सकते हैं आप। तो प्लीज आज से समझें कि आप गेम सीरियस हो गई है। लेकिन वो मैंने आपको पहले दिन एक चीज कही थी, इसमें ये जो अब कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है इसमें अंडरस्टैंडिंग का इशू कोई नहीं है इंशाल्लाह। चीजें जो भी नहीं है उनका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आपको आराम से समझ आ जाया करेगा। मेन चीज फिर वही होती है कि रोज का रोज और होमवर्क्स को और टेस्ट वगैरह को सीरियस लिया जाए। ठीक है सर?
ऑडिट का एक्सपेंस, ये वैसे अचानक सवाल इस लम्हे कहाँ से है? रात को सोच रहे थे, चल अभी दिन को भी सोच लेते, अब डेफिनेशन लिखें। आपसे इंशाल्लाह भी पूछता हूँ एंट्री। नहीं कोई नहीं, लिख ले, मैं बताता हूँ। सुबह सुबह ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैंने एक बनाई थी, वो है जरूरत? चल अगर बनानी है तो फिर बना लें, लेकिन ये जो मैंने बनाई थी इसका मकसद ये था कि मैं आपको समझा सकूं अकाउंटिंग प्रॉफिट कौन सा होता है, मतलब मीन्स उसे वो अकाउंटिंग प्रॉफिट के साथ है। अगर आपने बनानी है तो बना लो। जी ऑनेस्ट से आपका तो नहीं कुछ? अपडेट करके प्लीज बताना जरा। राइटिंग प्लीज। ऑडिट बेटा कोई हर कंपनी के लिए कंपलसरी है कि उसने एक एनुअल ऑडिट करवाना है, तो कंपनी के लिए ऑडिट फी जस्ट लाइक एन एक्सपेंस, ऑडिट फी डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट। और जो ऑडिट फी है उसके लिए चॉइस है, ये वैसे हमारे आगे जाके सिलेबस में भी आना, एडमिन एक्सपेंसेस में भी लिख सकते हैं या अदर एक्सपेंसेस की कोई हेडिंग बना लो। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यह जो एडमिन एक्सपेंसेस है, और फिर समटाइम्स अगर कुछ अदर एक्सपेंसेस भी हों तो उनकी भी एक हेडिंग बन सकती है फाइनेंशियल चार्जेस के बाद। तो आइदर यू कैन क्लासिफाई द एक्सपेंस इन एडमिन एक्सपेंसेस और इन अदर एक्सपेंसेस। ठीक, नहीं वो तो फिर नेक्स्ट ईयर में जाके ऑडिट हो रहा होता है, तो नेक्स्ट ईयर में जब ऑडिट कंप्लीट होगा ऑडिट फी तभी ड्यू होगी। क्या ख्याल है? ये मुझे लग रहा है कि आपने खास चीज पढ़ी है जो मुझे फंसा रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है? नहीं उस प्रॉफिट से, ये अब मुझे कुछ स्पेसिफिक आपको सवाल करते लग रहा है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। नहीं मेरा तो ख्याल है ऑडिट होता है जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाए, ये तो कंफर्म है ना। तो अब किस साल में रिकॉर्ड होनी है? ये असल में IS10 की कोई इन्वॉल्वमेंट है बीच में, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट, वो तो नहीं कि पढ़ लिए सुन लिए। ये सवाल होल्ड ऑन कर ले जरा, इसको कहीं लिख ले जरा, तो हम भी थोड़ा सा बड़े हो जाए जरा। IS1037 नहीं, उधर भी शायद और इधर भी शायद, तो अभी रहने दें, हमने भी फिर डिस्क्लोजर जाके पढ़ना है, तो जरा होल्ड ऑन, मैं भी जरा पढ़ लूँ। जी सर, अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है सर? टैक्सेबल प्रॉफिट क्या होता है सर? अब कंसंट्रेशन से नेक्स्ट जो मैं बोल रहा हूँ पहले सुने, फिर आपके लिए लिख रहा हूँ।
लेट्स अज्यूम सर 5 लाख रुपया हमारे किसी अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट हो गया। क्या बना रहे थे, क्या कैलकुलेट हो गया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना रहे थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने कैलकुलेट कर लिया। लेट्स सी फिगर आई 5 लाख। अब आपने अगर करंट ईयर का टैक्स कैलकुलेट करना है तो वर्किंग्स में जाएंगे, वर्किंग्स में हेडिंग बनाएंगे करंट टैक्स। करंट टैक्स की अब कैलकुलेशन होने लगी है। करंट टैक्स किस प्रॉफिट पे होता है? और अब टैक्सेबल प्रॉफिट निकालने के लिए करंट टैक्स की वर्किंग का हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में से उठाएंगे, जो मैंने सपोज अज्यूम किया कि 5 लाख कैलकुलेट हुआ है। यहाँ तक ठीक है प्लीज? अब 5 लाख को अगर हम गौर से देखें तो इसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। अब जहां जहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट्स में डिफरेंस होगा, वहां वहां हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। बात को इंशाल्लाह थोड़ा सा डिटेल में आज ही हमने स्टार्ट करना है, लेकिन लेट्स अज्यूम कि सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन का लेट्स अज्यूम का डिफरेंस है। ये तो नॉर्मली होगा क्योंकि अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन हमने हमेशा चार्ज करनी है यूजफुल लाइफ को बेस बना के, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में रेट्स की बेस पे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बेस पे। तो लेट्स अज्यूम अगर एक ही डिफरेंस है तो क्या हमने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लेस की होगी? सर लेस की होगी सर, लेकिन टैक्स वाले हमें अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे, वो हमें टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे। देयरफॉर हमें क्या ऐड बैक करके क्या लेस करना पड़ेगा? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक करके टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करनी पड़ेगी। फिगर्स मैं डेफिनेटली अज्यूम कर रहा हूँ। लेट्स अज्यूम 1 लाख अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन थी जो हमने ऑलरेडी लेस की हुई थी, और 1,20,000 सपोज टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई है। कैलकुलेटर 1 मिनट पकड़ा। तो 1 लाख ऐड बैक करने का मतलब क्या हुआ? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हमने कैंसिल कर दिया। वर्ड्स ओके मेरे? और 1,20,000 अगर हम लेस कर लें तो फिगर आपके पास आई 4,80,000। लेट्स अज्यूम अगर और कोई डिफरेंस नहीं है तो ये 4,80,000 क्या कहलाएगा? टैक्सेबल प्रॉफिट। क्या अकाउंटिंग और टैक्सेबल प्रॉफिट डिफरेंट हो सकता है? कब हो सकता है? जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट्स में डिफरेंस होगा। जब बेटा टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाता है तो देन फिर इसे टैक्स रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ मेरी बात रुक के जरा गौर से सुननी है। आप लोगों ने जो इनकम टैक्स पढ़ा भी हुआ है सब्जेक्ट, उसमें आपने इंडिविजुअल और एओपी के एंगल से पढ़ा हुआ है। उसमें स्लैब रेट्स का कॉन्सेप्ट है। कंपनी के सिर्फ हमने रेट्स के एंगल से पढ़ा होगा, शायद वो अभी सिलेबस में आपके वर्किंग नहीं है। हमने जो IAS 12 में सारी डिस्कशन करनी है ये कंपनीज के एंगल से है। मींस यहाँ स्लैब रेट्स नहीं होंगे, यहाँ कंपनी के एंगल से कोई आपको रेट गिवन होगा, आप उस रेट की बेस पे वर्किंग करेंगे। क्वेश्चन में 29 दिया हो, 30 दिया हो, 32 दिया हो, विच एवर इज द केस आप उसकी बेस पे वर्किंग करेंगे। रेट हमने कभी गेस नहीं करना, लेकिन ये बात ज़हन में रखना है, आपने पहले इंडिविजुअल और EOP के एंगल से स्लैब रेट्स का कॉन्सेप्ट सुना हुआ है। हमने IAS 12 में सारी कंपनीज के एंगल से डिस्कशन करनी है, तो यहाँ एक ही रेट एप्लीकेबल होगा जो सपोज 30% है। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन जो रेट हुआ होगा अवेलेबल होगा, हम उसकी बेस पे वर्किंग करेंगे। क्या ये हमेशा जरूरी है 30 हो? तो 30 मैं लेट्स अज्यूम कर रहा हूँ, ये जो भी रेट हुआ करेगा अकॉर्डिंग क्वेश्चन में अप्लाई कर लिया करेंगे। जरा कैलकुलेशन मेरी कर दो जरा। किससे क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप? टैक्सेबल प्रॉफिट से अगर टैक्स रेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो टैक्स कैलकुलेट होगा कितना हो रहा है जी? 1,04,000 44,000। ये टैक्स जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस पे कैलकुलेट हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज करंट टैक्स। यहां तक बात को मेरी समझ आ गई? प्लीज करंट टैक्स कैलकुलेट करते हुए रेट किसको मल्टीप्लाई करना है आपने? टैक्सेबल प्रॉफिट से रेट मल्टीप्लाई करके जो टैक्स आता है वो करंट टैक्स कहलाता है। अब आपने काइंडली लिखने से पहले मुझे जरा इसकी काउंटिंग एंट्री बनवानी है। कंपनी के एंगल से करंट टैक्स इज जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस। बताएं इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए? करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट
करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, लेकिन बेटा जिस दिन ये एक्सपेंस डी होता है ईयर एंड पे, ये उसी दिन पे नहीं होता है। एक बात छोटी सी और टैक्स वाली जहन में ले आए, ये फिर पेमेंट सितंबर और अगर कंपनीज हैं तो दिसंबर वगैरह में होना पेमेंट्स होनी होती हैं। इट मींस जब भी कभी एक्सपेंस की आप एंट्री करेंगे तो पहले अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, और जब पेमेंट होगी तो फिर पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट होगा। तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ करंट टैक्स? Current tax expense debit and current tax payable credit rupees 1,44,000। Let me finish just एक मिनट और मुझे दे दें। अब बेटा अगर इस एंट्री को हम ध्यान में रखें तो वर्किंग हमने कर ली है, करंट टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट हो गया है। ये जो डेबिट इफेक्ट है ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, मींस प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद एक हेडिंग लिखी जाएगी टैक्स, और उसमें पहला कंपोनेंट ऑफ टैक्स करंट टैक्स के नाम से हमने कैलकुलेट कर लिया है 144,000 करंट टैक्स की अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस इसकी ब्रैकेट लग जाएगी। प्लीज बात समझ आ रही है? और ये जो सेकंड इफेक्ट पेएबल का है ये फिर करंट लायबिलिटीज में इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा। करंट लायबिलिटीज में इसलिए क्योंकि इस टैक्स ने नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर पे हो जाना होता है। आई होप के क्लियर हो गया है। देखिए सर बताइए, अब जहां आप हैं वहीं करंट टैक्स की वर्किंग एंट्री। जी हाफिज आदिल साहब, जो आपने क्वेश्चन किए ज्यादा बेहतर यही है जो आप कह रहे हैं, वरना शायद कॉस्ट के बगैर एमएफए का मुश्किल हो जाएगा। लेकिन प्लीज इस वक्त क्या बात हो रही है और आप मुझे किधर ले गए? वो जब पेजेस हो गए कॉपी 4 है ना पेज, जरा स्टार्ट से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पूरे हो जाएंगे। कैंडी के की तरह लेके अगर एक्स्ट्रा है तो पीछे देते हैं, तो दे दें एक्स्ट्रा, बीच बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर पेज सबको मिलेगा, टेंशन नहीं है, आप आराम से लिखने से। पिछले भी सारे मिलेंगे, टेंशन फ्री है, F1 के भी टेंशन फ्री हो के आप लिखें, कहीं एक्स्ट्रा बेटा अगर आ जाए पीछे दे दीजिएगा। आप पेज लेके साइड पर रख लें, बाकी जो लिखा हुआ इसको नोट कर लें। हो सकता है आपके किसी दोस्त ने आज छुट्टी की हो, तो उसका सेट इंशाल्लाह उसको कल खुद ही मिल जाएगा, तो फिलहाल अपना ही लीजिएगा। जो हजरात फ्रेंडली रह गए हैं पेजी से, जरा एक मिनट जरा थोड़ा सा बता दें, फिर कंप्लीट कर लें। ये आखिरी लाइन रह गई, आगे तो नहीं को रह गए, इनको पेज नहीं है, ये कर दें जल्दी से रहेंगे। ये मुबीन जरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, कर दी।
जी अगर नोट हो जाए तो प्लीज बताइए। ये मुबीन इसका भी जरा सेल, मुबीन ये सेल। जी ये सबने नोट कर लीजिए प्लीज, मोबाइल ऑफ कर दें सर। जी अकाउंटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे कैलकुलेट हुआ हो। चलें जी अब फुल सीरियसली, टैक्सेबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट की बेस पे कैलकुलेट होता है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट्स में कोई डिफरेंस ना हो तो क्या ही क्या होगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट ही टैक्सेबल प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत से डिफरेंसेस हैं, देयरफॉर उन डिफरेंसेस की वजह से करंट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए टैक्सेबल प्रॉफिट की वर्किंग करनी पड़ती है। आ जाए जरा पेज नंबर 2 से जरा स्टार्ट करें, जिनके पास नहीं है थोड़ी देर के लिए मेरे साथ, वो भी पेज आ रहा है पेज नंबर 2 जो अभी आपको मिला, सेकंड पेज, जो कौन सा था 43 कर रहे हैं। हम सबसे पहले बेटा यही डिस्कस करेंगे अब, इससे पहले कि हम और आगे चलें, कि देयर आर सम एरियाज वेयर accounting and tax treatments are same and there are some areas as well जहां accounting और tax treatment different भी हैं। मसला हमारा कब है, बार बार क्वेश्चंस रिपीट करूंगा, मकसद ये कि बिल्कुल टिप्स से बहस, हमारा मसला कब होगा जब अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम है या डिफरेंट है। अगर तो सेम ही है तो जो हम कर चुके हैं वही होना था। मसला तभी है कि हमने कुछ और कर लिया है और टैक्स वाले उसे अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो आ जाए जरा, एक लिस्ट बनी हुई है, टेबल सा बना हुआ है जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं, हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। हेडिंग बनी हुई है लेफ्ट साइड से, अगर शुरू करें नंबरिंग हुई हुई है, हेडिंग्स बनी हुई है टॉपिक्स की डिफरेंट, फिर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और फिर एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को समराइज वे में ट्रीटमेंट्स लिखे हुए हैं। इसे पढ़ते हुए डेफिनेटली जिन हजरात ने टैक्स पढ़ा हुआ है, टैक्स ट्रीटमेंट्स जो लिखे हुए हैं, अगर टैक्स पढ़ा हुआ है जहन में है, कोई क्वेश्चन आए तो ज़रूर आप मेरे से डिस्कस करें। लेकिन अगर टैक्स याद नहीं है तो इंशाल्लाह ये ठीक लिखा हुआ है। अब ये ना हो कि वो जहन में नहीं है और ये क्यों लिखा हुआ है। हाँ अगर फॉर एग्जांपल आप महसूस करें कि आपने कुछ और पढ़ा हुआ है और यहाँ कुछ और लिखा है तो वो यकीनन डिस्कस होना चाहिए ताकि वो कन्फ्यूजन ना रहे। तो आ जाए आसान सी चीज़ से गेम आगे बढ़ाते हैं। पेन हाथ में रख लें, चीज़ें कुछ अगर साथ साथ जरूरत पड़े तो साथ ही नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 सबको पता है कहाँ पढ़ रहा हूँ, IS2 जहन में रखें, मेरी तरफ देखें। IS2 में इन्वेंटरीज हम कैसे मेजर करते हैं, लॉर ऑफ कॉस्ट NRV और कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए FIFO भी है और वेटेड एवरेज भी है, जिनके पास नहीं था तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लॉर ऑफ कॉस्ट NRV का ट्रीटमेंट अलाउड है इन्वेंटरीज के लिए। और फर्स्ट लाइन के तरह एंड में जाए, आखिरी कॉलम में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी लॉर ऑफ कॉस्ट और NRV का कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो क्या यहाँ डिफरेंस है या सिमिलरिटी है, तो इसलिए हमें शायद कोई वर्किंग करनी नहीं पड़ेगी। ये पॉइंट नंबर 2। ये 16 जहन में लाएं, उसकी बात अभी हो गई है। टेंजिबल एसेट्स कह लें, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कह लें, बस ठीक है, फुल कॉन बैठ। अकाउंटिंग में हमने अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ट्रीटमेंट करना है तो हम डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू IAS 16 चार्ज करेंगे। एक सेकंड लास्ट कॉलम में जाएं। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ होती है और नॉर्मल डेप्रिसिएशन का भी कॉन्सेप्ट है और कहीं कहीं कुछ एसेट्स पे इनिशियल डेप्रिसिएशन का भी कॉन्सेप्ट है। हमें अपने ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हुए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके कैलकुलेशन शायद नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी वर्किंग्स कैसे होंगी, क्या हमें वो सब कुछ याद करना होगा, ऐसी बात नहीं है। तो आप टेंशन फ्री रहें
जितना जितना मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उतना ही हमें जरूरत है। लेकिन ये वर्ड सुना है इनिशियल नॉर्मल, इनिशियल अलाउंस, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, ये कॉन्सेप्ट सारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में है। इस तरह की कोई चीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अगर हम वापस आए तो IAS 16 में फिर कॉस्ट मॉडल भी है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी है। अब रिवैल्यूएशन मॉडल और कॉस्ट मॉडल की कोई बहस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नहीं है। थोड़ा सा और अगर सोचें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इम्पेयरमेंट की बहस भी है, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कोई इम्पेयरमेंट लॉस की बहस भी नहीं है। तो कुछ चीजें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में है, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। तो डेप्रिसिएशन के हवाले से तो अक्सर हमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एड बैक करके क्या लेस करना पड़ा करेगा, टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 में एक IAS 38 का भी रेफरेंस लिखा हुआ है। IAS 38 इनटेंजिबल एसेट्स हैं, इनकी भी जितनी जितनी डेप्थ की जरूरत होगी वो इंशाल्लाह मैंने साथ साथ बतानी है। फिलहाल सिंपली ये पता होना चाहिए कि जिस तरह प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेप्रिशिएट होती है, इस तरह इंटेंजिबल एसेट्स भी डेप्रिशिएट होते हैं, लेकिन उस वक्त डेप्रिसिएशन का नाम बदल के अमोर्टाइजेशन हो जाता है। तो व्हाट शुड बी द एंट्री ऑफ अमोर्टाइजेशन? अमोर्टाइजेशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। तो ये IAS 38 में वंस अगेन यूजफुल लाइफ की बेस पे अमोर्टाइजेशन होती है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जहन में ला सकें, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी अमोर्टाइजेशन के ट्रीटमेंट्स भी डिफरेंट है। वहाँ शायद एक ये भी है कि अगर लाइफ ना पता चल रही हो तो 25 साल तक रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ शायद डेज में कोई गेम है इसकी। तो वो वंस अगेन अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन और टैक्स अमोर्टाइजेशन में डिफरेंस क्रिएट हो ही जाता है। देयरफॉर आप क्या ऐड करके क्या लेस करेंगे? अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन ऐड कर देंगे और टैक्स अमोर्टाइजेशन लेस कर देंगे। इन अदर वर्ड्स, फुल कंसंट्रेशन काइंडली, वो फिगर जो हमने पहले लेस की हुई है प्रॉफिट्स में और वो अलाउड नहीं है लेस करने की, तो हम ऐड बैक करके उसका इफेक्ट कैंसिल कर देंगे और उसकी जगह फिर जो हमें फिगर अलाउड है वो हम कंसिडर किया करेंगे। अब आ जाए नंबर 3 से थोड़ी सी गेम जरा ऑन करते हैं। डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, कभी वर्ड सुना सर? इसके आगे कॉलम में नंबर 3 अब हो रहा, अकाउंटिंग जहन में लाएंगे। अकाउंटिंग के मुताबिक गेन लॉस कैसे कैलकुलेट होता है? सेल प्रोसीड्स और कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस होता है। अगर सेल प्रोसीड्स ज्यादा हो तो गेन हो जाएगा, और अगर सेल प्रोसीड्स कम हो जाएं तो लॉस हो जाएगा। मेरे अलावा तो कंफ्यूज कोई नहीं है। एक सेकंड, थर्ड कॉलम में जाएं। थर्ड कॉलम में लिखा है, थर्ड कॉलम पॉइंट नंबर 3 के सामने, टैक्स ट्रीटमेंट, टैक्स गेन लॉस अगर आपने निकालना है तो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल प्रोसीड्स एंड टैक्स बेस। आज थोड़ा सा जरा यहां से फिगर्स को जरा अंडरस्टैंड करें कि क्या बात शुरू हो गई है। सेल प्रोसीड्स का मतलब सभी कैश, क्या अगर कोई एसेट बेचा है तो पैसे आते हैं, तो कैश रिसीव की बात हो रही है, कैश डेबिट की बात हो रही है। तो लेट्स अज्यूम 5 लाख कैश आया डिस्पोजल पे। अगर आपने चेक करना है गेन हुआ या लॉस हुआ तो आप इसे कंपेयर करेंगे। प्लीज किससे किससे किससे? प्लीज किससे किससे किससे? WDV से। वर्ड सुना है WDV? WDV से। और WDV कोई कैरिंग अमाउंट लिखा हुआ, ये WDV कैसे आई होगी? कॉस्ट माइनस कॉस्ट माइनस कॉस्ट माइनस, फॉर एग्जांपल 8 लाख कॉस्ट थी और माइनस 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 क्या होना है? माइनस। पर फिगर आपको कैसे पता? फिगर तो मैंने अज्यूम करनी है। कॉस्ट में से क्या माइनस होना है? एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो WDV वुड बी द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। डेफिनेटली एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस भी हो सकता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी बात बाद में करूंगा। तो लेट्स अज्यूम हमने 3,50,000 रुपीज अकाउंटिंग में से डेप्रिशिएट कर लिया था। एक मिनट सॉल्व कीजिएगा मेरी फिगर। 4,50,000 विल बी कॉल्ड एज WDV, इसी का नाम कैरिंग अमाउंट है।
और डिफरेंस जब आप लेंगे तो 50,000 गेन क्यों है? क्योंकि सेल प्रोसीड्स मींस कैश ज्यादा है। एनी कंफ्यूजन? इसमें से क्या माइनस कर रहा हूं? और कैश ज्यादा है, देयरफॉर गेन ऑन डिस्पोजल है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ज़हन में बनाए। अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्या ये 50,000 गेन आ रहा होगा? जब भी कभी मैं वर्ड यूज करूँ अकाउंटिंग प्रॉफिट, तो अंडरस्टूड बात है कि ये वो प्रॉफिट है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सही कैलकुलेट होगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई हम सवाल कर रहे हो और हमें क्वेश्चन करते हुए पता चले कि ये अकाउंटिंग प्रॉफिट सही कैलकुलेटेड ही नहीं है, तो करंट टैक्स की वर्किंग बहुत दूर निकल जाएगी। हम पहले अकाउंटिंग प्रॉफिट को ठीक करेंगे। इन अदर वर्ड्स, जब भी कभी मैं बात करूं कि अकाउंटिंग प्रॉफिट 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, तो ये अंडरस्टूड है हमारी डिस्कशन में कि ये सही अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट हो गया होगा। तो अगर ये 50,000 सॉरी गेन हुआ है, तो क्या ये गेन हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट में होगा? सर होगा सर। क्या इस गेन से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा? लेकिन बोर्ड पे देखें, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप गेन लॉस की बात करेंगे, टैक्स लॉस की बेस पे, कैश तो 5 लाख है, लेकिन आप जरा पे ही देखें लास्ट कॉलम, इस कैश अब कंपेयर किससे होना है? टैक्स बेस एक वर्ड लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन से मेरे वर्ड सुनिएगा। टैक्स बेस भी सर जी डब्ल्यूडीवी है, लेकिन वो डब्ल्यूडीवी जो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट होती है। क्या मतलब? लेट मी कंप्लीट। डब्ल्यूडीवी कैसे आती है आप ये बताएं? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अगर करेंगे तो ये अकाउंटिंग डब्ल्यूडीवी है, और कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन अगर लेस करेंगे तो वो डब्ल्यूडीवी फिर टैक्स बेस कहलाती है। लेट मी कंप्लीट। अब क्या ये हो सकता है कि एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो 3,50,000 थी और एक्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन डिफरेंट हो जाए? वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेस पे 3,50,000 इकट्ठा हुआ है, और अब हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बेस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो लेट्स अज्यूम ये फिगर 3,20,000 एक्यूमुलेटेड है। किस में से क्या लेस कर रहा हूँ? कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन। तो ये जो डब्ल्यूडीवी आएगी इसको मैं कहूंगा टैक्स बेस, और अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन की जगह एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो इसे कहूंगा कैरिंग अमाउंट। क्या कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस दोनों डब्ल्यूडीवी ही हैं? लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो डब्ल्यूडीवी है दैट इज कॉल्ड एज कैरिंग अमाउंट, और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई डब्ल्यूडीवी है तो वो टैक्स बेस कहलाती है। मेरी इन फिगर्स की बेस पे मेरी टैक्स बेस आएगी, सॉल्व कीजिएगा 4,80,000, प्लीज 4,80,000, और देयर फोर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से गेन आएगा 20,000। डेफिनेटली मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता बहुत कुछ एक्सप्लेन आपके सामने करूंगा। अभी तक की डिस्कशन के मुताबिक कौन सी डब्ल्यूडीवी कैरिंग अमाउंट होती है? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो डब्ल्यूडीवी है वो कैरिंग अमाउंट कहलाएगी, और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो डब्ल्यूडीवी है वो टैक्स बेस है। अकाउंटिंग में गेन लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन सेल प्रोसीड्स एंड कैरिंग अमाउंट, एंड टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज सेल प्रोसीड्स एंड टैक्स बेस। क्या टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट के डिफरेंट होने की वजह से फिर अकाउंटिंग गेन और टैक्सेबल गेन में डिफरेंस हो सकता है? अपने जहन में अकाउंटिंग प्रॉफिट बनाएं, क्या उसके अंदर 50,000 ऐड हुआ होगा, लेकिन क्या उसी 50,000 पे टैक्स देना है या 20,000 पे देना है? करंट टैक्स की वर्किंग जहन में लाएं, क्या हमें कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? 50,000 का काउंटिंग गेन पहले ऐड हुआ हुआ है सर, उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए अकाउंटिंग गेन को लेस करेंगे और उसकी जगह टैक्सेबल गेन को ऐड कर देंगे। हमने तो कहा था हमेशा पहले ऐड ही होता है, वो डेप्रिसिएशन नहीं। असल में बात अब यहाँ फाइनल क्या है, अगर एक्सपेंसेस या इन अदर वर्ड्स अगर कोई अमाउंट पहले लेस है तो कैंसिल करने के लिए ऐड करेंगे, और अगर पहले ऐड है और कैंसिल करने के लिए लेस करेंगे। तो प्लीज लॉजिकली चलें, क्या ये प्रॉफिट
50,000 का हमारे प्रॉफिट में ऐड हुआ होगा, तो इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए इसे लेस कर देंगे और इसकी जगह 20,000 का टैक्सेबल गेन ऐड कर देंगे। यहाँ तक कुछ वर्ड समझ आ गए? अच्छा, छोटी छोटी वर्किंग्स हैं डेफिनेटली। जो पेज आपके पास है उसमें सफिशिएंट जगह नहीं है, तो जरा थोड़ा थोड़ा रजिस्टर पे अगर फिगर्स लिखना शुरू करते हैं। मैं साथ एक वर्ड और लगा दूं, ये काउंटिंग गेन था और ऑपोजिट साइड पे टैक्स गेन है। बाकी और वेरिएशन अभी आपके सामने डिस्कस करता हूँ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ है। ये अगर हो जाए तो बताइए। जी नोटेड। अच्छा बेटा, अगर फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग में और टैक्स में लॉस आ रहा हो, अगर डिस्पोजल पे लॉसेस कैलकुलेट हुए हैं, तो अकाउंटिंग लॉस पहले लेस हुआ होगा, पहले लेस हुआ होगा। तो करंट टैक्स की वर्किंग में अकाउंटिंग लॉस ऐड कर देंगे और उसकी जगह टैक्स लॉस को लेस कर देंगे। सर समझ लेंगे सर? लेकिन क्या ये भी हो सकता है कि अकाउंटिंग में फॉर एग्जांपल गेन है और टैक्स में लॉस है? नहीं, पहले ये हो सकता है कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस अगर डिफरेंट है, तो हो सकता है कंपैरिजन के रिजल्ट में अकाउंटिंग में गेन आया हो और टैक्स में लॉस आया हो। तो उस केस में क्या कर रहे होंगे हम? अकाउंटिंग गेन कैंसिल करने के लिए लेस करेंगे और अगर टैक्स लॉस है तो उसे भी लेस कर रहे होंगे। तो ये कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली स्पीकिंग जो हो रहा होगा अकॉर्डिंगली प्लस माइनस करके अपनी वर्किंग कर रहे होंगे। क्लियर है सर? कुछ रीजनेबली यहाँ तक समझ आ गया? असल में दो वर्ड्स अब यूज हुए हैं जिन्होंने अब यूज होते रहना। एक वर्ड आया था कैरिंग अमाउंट और एक वर्ड आया टैक्स बेस। अपने जहन में एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाया जरा। कभी ये वर्ड सुना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? एसेट्स लायबिलिटीज की बात हो रही है। असल में जिन अमाउंट्स पे एसेट्स और लायबिलिटीज की फिगर
जिन अमाउंट्स पे एसेट और लाइबिलिटीज हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रहे होते हैं उसे कैरिंग अमाउंट बोलते हैं। प्लीज इतने मासूम ना बने सर, ये वर्ड वैल्यू नहीं सुना आपने। मीन्स से अगर कोई आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के एसेट्स और लाइबिलिटीज की फिगर्स ढूंढ रहे हो, तो वो जो फिगर्स कैलकुलेट होंगी उन्हें कहते हैं कैरिंग अमाउंट। और अगर फॉर एग्जांपल आप एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को जहन में रख के, किसकी बजाय किसको जहन में रख के, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बजाय इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को जहन में रख के अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूज कैलकुलेट हो रही हैं तो अब वर्ड कैरिंग अमाउंट की बजाय टैक्स बेस हो जाएगा। नहीं समझ आया? कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं? एसेट्स एंड लायबिलिटीज की उन अमाउंट्स को जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कैलकुलेट होती हैं। और टैक्स बेस किन अमाउंट्स को कहते हैं? एसेट्स एंड लायबिलिटीज की उन अमाउंट्स को जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बेस पे कैलकुलेट होती हैं। मसलन जब भी एग्जांपल आपने रजिस्टर में लिखी है 3,50,000 ढूंढे, क्या ये 3,50,000 की फिगर कैलकुलेट करते हुए मेरे जहन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ट्रीटमेंट थे? देयरफॉर इस WDV का नाम कैरिंग अमाउंट है। और जो ऑपोजिट साइड पे 3,20,000 है, क्या उसे कैलकुलेट करते हुए हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को जहन में रखा हुआ था? तो देयरफॉर वो फिगर क्या है? टैक्स बेस है। नहीं समझ आई? इंपॉर्टेंट सवाल, गौर से सुन के आंसर, सब पार्टिसिपेट किया करें। क्या ये हो सकता है कि कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर हो? कब होगा? अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और टैक्स ट्रीटमेंट सेम है तो क्या और क्या बराबर होगा? कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर होगी। और अगर डिफरेंट हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और है, टैक्स ट्रीटमेंट और है, तो फिर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में डिफरेंस भी आ सकता है। पॉइंट नंबर 4। देन सर पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है एग्जाम्प्ट इनकम्स, और इसके साथ ही जरा पॉइंट नंबर 5 भी करते हैं। इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, कुछ इनकम्स पे टैक्स नहीं है, ऐसी इनकम्स जो टैक्सेबल ना हो उन्हें क्या बोलते हैं? और जो एक्सपेंसेस टैक्स वाले कंसिडर ही नहीं करते उन्हें कहते हैं इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। इस पेज के बिल्कुल एंड में है, जरा बिल्कुल एंड में एक आखिरी एरो ढूंढे जरा पेज के एंड पे। असल में इनकम्स पे टैक्स देना होता है, इनकम टैक्सेबल होती हैं और एक्सपेंसेस डिडक्टेबल होते हैं। इनकम्स को पे टैक्स देना होता है तो वो टैक्सेबल होती हैं, और एक्सपेंसेस लेस करने होते हैं वो डिडक्टेबल कहलाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक इनकम है जो टैक्सेबल नहीं है, क्या बोला सर? एन इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल, it is called as exempt income. An expense which is not deductible is called as inadmissible expense. क्या होता है inadmissible expense? Which is not deductible. Exempt income क्या होती है? Which is not taxable. ये लिखे अपने हाथ से, जरा देखिए जरा जगह बनाए, ऊपर नीचे ले जाए। Exempt income means income which is not, ना, income which is not deductible, income which is not taxable। एक ऐसी इनकम जिस पे टैक्स नहीं देना एग्जाम्प्ट इनकम कहलाती है। और इनएडमिसिबल एक्सपेंस मींस एक्सपेंस व्हिच इज नॉट डिडक्टेबल। अगर किसी एक्सपेंस को लेस करने की टैक्स वाले इजाजत नहीं दे रहे हैं तो ऐसा एक्सपेंस कहलाता है इनएडमिसिबल एक्सपेंस। नहीं समझ आया? क्या समझ आया सर? एग्जाम्प्ट इनकम क्या होती है? which is not taxable, inadmissible expense which is not deductible। बोला करें यार, वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। Income which is not taxable is called as exempt income, and what is inadmissible expense?
एक्सपेंस विच इज नॉट डिडक्टेबल। नंबर 4 पे जरा आए। अब हमारे पाकिस्तान के लॉ में अगर देखा जाए तो एक इनकम ऐसी है, अब एग्जांपल एक लिखी है, मे बी और भी हो, एग्रीकल्चरल इनकम जो है पाकिस्तान में वह एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। ठीक है सर। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई बिजनेस और आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है, तो क्या उससे आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे? अकाउंटिंग में तो हम जस्ट लाइक एनी अदर इनकम एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, करेंगे। लेकिन टैक्स वाले उसे टैक्सेबल कंसिडर नहीं करेंगे। तो क्या हमें करंट टैक्स की वर्किंग करते हुए कोई एडजस्टमेंट करनी चाहिए? अपने ज़हन में अकाउंटिंग प्रॉफिट लाएं जरा। सर अकाउंटिंग प्रॉफिट लाएं, क्या उसमें हमारी एग्रीकल्चरल इनकम एज एन इनकम आ रही होगी? लेकिन अगर टैक्स नहीं देना तो लेस करके इसका फैक्ट कैंसिल कर देंगे और इसकी जगह क्या ऐड करेंगे? कुछ भी नहीं, कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। तो लेस करके क्या करेंगे? एग्जाम्प्ट इनकम का फैक्ट कैंसिल कर देंगे। तो इसके जो पॉइंट नंबर 4 उसके सामने रखना, अकाउंटिंग में इनकम एक्रूअल बेसिस पे हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे लेकिन नॉट टैक्सेबल है, देयरफॉर हम करंट टैक्स की वर्किंग करते हुए इसे लेस करके कैंसिल कर देंगे। क्लियर है सर? पॉइंट 5 में एक मिनट आए। इनएडमिसिबल एक्सपेंस की एक एग्जांपल पहले देख लें लेफ्ट कॉलम में। पाकिस्तान में अगर किसी लॉ की वायलेशन पे फाइन या पेनल्टी पे की जाए तो वो टैक्स वाले एक्सपेंस उसे अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपने को फाइन या पेनल्टी पे की है तो क्या अक्रूअल बेसिस पे जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे? अकाउंटिंग में तो एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट हम ये एंट्री कर रहे होंगे लेकिन टैक्स वाले ये अमाउंट अलाउ नहीं करते। तो आप बता सकते हैं करंट टैक्स की वर्किंग में हमें क्या करना पड़ेगा? हमने ये एक्सपेंस लेस किया होगा, देयरफॉर इनएडमिसिबल एक्सपेंस का इफेक्ट कैंसिल करने के लिए हम इसे ऐड बैक कर रहे होंगे। मेरी बात प्लीज समझ आ रही है सर? अच्छा, जब भी मैं कभी ये बात करूँ टैक्स में ये ट्रीटमेंट है तो अगर तो जहन में आ जाए तो ठीक है, लेकिन ये ना हो कि जहन में आ ना रहा हो और उधर ही रह जाए, बाकी टैक्स में है ही नहीं है। अगर जहन में आ जाए तो ओके है, वरना वैसे है किसी के दिन में क्या एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स ऐसा है? क्या फाइन एंड पेनल्टीज इनएडमिसिबल है? लेकिन शायद सारे फाइन एंड पेनल्टीज नहीं है। अगर किसी लॉ की वायलेशन पे कोई फाइन एंड पेनल्टी है तो वो इनएडमिसिबल है। तो मैं महसूस ये कर रहा हूँ कि मैं उस बात को खत्म करके कहाँ पहुंचा होता हूँ और लोग इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की तलाश में होते हैं कि वाकई है या नहीं है। प्लीज एग्जाम्प्ट इनकम क्या क्या करेंगे जी हम करंट टैक्स में? करंट टैक्स की वर्किंग में एग्जाम्प्ट इनकम का क्या करेंगे? क्यों लेस करेंगे? हमने एक रोल बेस पे इनकम बनाया होगा जस्ट लाइक एनी अदर इनकम, लेकिन टैक्स वाले उस पर टैक्स नहीं लेना चाह रहे तो हम उसे लेस करके उसका फैक्ट कैंसिल कर देंगे। इनएडमिसिबल एक्सपेंस का बताएं क्या करेंगे? हमने उसे एक्रोल बेसिस पे जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस बनाया होगा, लेकिन टैक्स वाले अगर उसे एक्सपेंस नहीं मान रहे तो करंट टैक्स की वर्किंग करते हुए हम उसे ऐड बैक कर देंगे। यहाँ तक मैं एक मिनट रुक रहा हूँ। फर्स्ट 5 हमने एक नजर देखे हैं, कोई कंफ्यूजन जहन में आती है तो देख लें, पहले एक मिनट जरा रिवाइज कर लें। कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहें? जी यहाँ तक मेरे किसी वर्ड में कोई कंफ्यूजन? जी एनालिस्टमेंट्स आपके? चलो आगे चले सर। नंबर 6 सर, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, ब्रैकेट में लिखें सेल्स की बात होने लगी है सर। रेवेन्यू फ्रॉम
सेल ऑफ गुड्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ज़हन में बनाए। सेल्स की बात हो रही है, क्या हम सेल्स को अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं? टैक्स ट्रीटमेंट पड़े इसके सामने, टैक्स वाले भी सेल्स को अक्रूवल बेसिस पे ही रिकॉर्ड करते हैं। डिफरेंस है या सेम ही है? कंसंट्रेशन से प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश करें। अक्रूवल बेसिस पे सेल्स रिकॉर्ड करने का मीनिंग क्या है? सेल हम कब रिकॉर्ड करते हैं? जब कैश मिल जाए। मेक द थिंग सिंपल, फिलहाल जब सेल हो जाए, गुड्स ट्रांसफर हो जाए। एक्सेप्शंस में भी जिस दिन गुड्स हमने दे दी हैं उस दिन हम कंसिडर करते हैं नॉर्मली की सेल होती है, तो हम सेल क्रेडिट कर लेंगे। अगर उसी दिन कैश भी आ गया तो कैश डेबिट कर लेंगे, और अगर कैश नहीं आया तो डेटर डेबिट कर लेंगे। इट मीन्स कैश आया या नहीं ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है सेल हो गई है। सिमिलरली टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेल अक्रूवल बेसिस पे है। कभी आपने टैक्स में, जिन हजरात को टैक्स का आइडिया उनसे पूछ रहा हूँ, बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा? बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट कब हो सकता है? जब कैश सेल हो रही हो या क्रेडिट सेल हो रही हो? कैश सेल में भी तो बैड डेट्स हो सकते हैं। कैश पकड़ा, सेल हुई, तो बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट ही तब बनता है जब अक्रूवल बेसिस पे डेटर्स का इफेक्ट आ रहा हो। तो ये मैंने बैड डेट्स इसलिए याद करवाए आपको, ताकि ये आखिरी जो मैंने टैक्स ट्रीटमेंट आपको बताया ये आपको सही तरह से याद आ जाए। डेटर्स रिकॉर्ड होते हैं तभी बाद में बैड डेट्स अलाउ, फिर वो रिकवर और ये वाली बहस शुरू होती है। तो अकाउंटिंग और टैक्स में सेल्स की रिकॉर्डिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में अक्रूवल बेसिस पे एडजस्टमेंट होती है, विच मीन्स हमें करंट टैक्स की वर्किंग करते हुए सेल्स के अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है या नहीं है? सेल्स के अगेंस्ट जरूरत नहीं पड़ती है। एनी कंफ्यूजन? नंबर 7 देखें, रूटीन बिजनेस एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, लेकिन नंबर 7 के साथ एक स्टार है, स्टार को ढूंढते ढूंढते जरा पेज के एंड में आ जाता, जो टेबल एंड हुआ है उसके नीचे सेकंड लास्ट एरो कह लें। रूटीन बिजनेस एक्सपेंसेस में किसे कह रहा हूँ? सैलरीज हैं, बिल्स हैं, एंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग वगैरह है, नॉर्मल बिजनेस के जो खर्चे हैं इनको रूटीन बिजनेस एक्सपेंसेस कह रहा हूँ। इनके सामने जरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़े। हम अक्रूवल बेसिस पे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, सभी करते हैं सर, और टैक्स वाले भी इन एक्सपेंसेस को अक्रूवल बेसिस पे अलाउ कर देते हैं। इट मींस वंस अगेन डिफरेंस नहीं है। जी कोई आपके जहन में चीज आ रही हो रिगार्डिंग 6 एंड 7? मैंने जो बताया वो समझ आ गया? नंबर 8 बताएं, प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी। ये वर्ड जरा थोड़े से सिंपल करें जरा फिलहाल, इसके लेफ्ट साइड पे जगह थोड़ी सी बनाए। प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी का मतलब है ग्रेजुटी पेबल। जी ग्रेजुटी की अभी मैं डिटेल में बात करता हूँ, पहले जरा प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी सिंपली मींस ग्रेजुटी पेबल की बात हो रही है। ग्रेजुटी को समझने के लिए और इसका पेबल को समझने के लिए आप जरा अपने नेक्स्ट पेज पे हैं जो आपके पास नोट्स है, पेज नंबर 44 हो जाएगा। ग्रेजुटी हेडिंग होना है स्टार्ट में, मिल जाएगी सर। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अगर आप जहन में लाएंगे तो सैलरी का भी वर्ड सुना आपने सर? हेड ऑफ इनकम एक सैलरी है, उसमें ग्रेजुटी भी है, प्रोविडेंट फंड भी है, पेंशन भी है, और पता नहीं क्या कुछ है। हम सबकी बहस नहीं कर रहे, उसमें सिर्फ ग्रेजुटी की बात हो रही है। तो ग्रेजुटी क्या है इसकी पहले एक डेफिनेशन पढ़े। अमाउंट पेएबल टू एम्प्लॉइज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब जब कभी निकालेंगे, रिटायरमेंट मींस जब कभी 30 साल 25 साल पूरे हो जाएंगे। वो एक लमसम अमाउंट होती है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है। एक थोड़ा सा जरा कॉन्टेक्स्ट जरा और सीधा कर लें, जरा सही कर लें। सैलरी में जब आप बात कर रहे होते हैं तो वो उस वक्त आप एम्प्लॉय के एंगल से सोच रहे हैं, एम्प्लॉय को ग्रेजुटी मिली,
हमने यहाँ कंपनी के एंगल से सोचना है। जिस कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को ग्रेजुटी देनी है, तो कंपनी ने ग्रेजुटी देनी है या लेनी है? किसको देनी है? तो ठीक है, एम्प्लॉय को मिलनी है, लेकिन इस वक्त जो हम बहस करेंगे ये हम कंपनी के एंगल से करेंगे। क्या ये ग्रेजुटी कंपनी के लिए कोई एक्सपेंस है? अब डेफिनेटली इस ग्रेजुटी ने कब पे होना है? जब या तो उसने जब जॉब छोड़ के जाना है टर्मिनेशन की वजह से, या उसकी जो जॉब है उसकी कंप्लीशन हो जाए, लमसम इन पैसों ने पे होना है। क्या हम अकाउंटेंट्स इस ग्रेजुटी को तभी एक्सपेंस रिकॉर्ड करें? कंपनी के एंगल से बात हो रही है, एक्सपेंस है इनकम है। हम इसे तब एक्सपेंस रिकॉर्ड करें जब ये कभी पे करेंगे, या साथ साथ ईयर वाइज एक्सपेंस रिकॉर्ड करें? जैसे जैसे एम्प्लॉय सर्विसेज देता जा रहा होगा, अक्रूवल बेसिस पे हम हर साल का एक्सपेंस साथ साथ रिकॉर्ड कर रहे होंगे। क्या हर साल का एक्सपेंस साथ साथ पे कर रहे होंगे? पे तो कब करना है? तो हम ग्रेजुटी को एक्सपेंस कब बना रहे होंगे? ईयर वाइज, जैसे जैसे एम्प्लॉय सर्विसेज देता जा रहा होगा। किस एंट्री की बात कर रहा हूँ? ग्रेजुटी एक्सपेंस डेबिट और ग्रेजुटी पेएबल क्रेडिट। हाँ, ये पेएबल इकट्ठा होता रहेगा, तो जब कभी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या टर्मिनेशन ये पैसे देंगे तो फिर बताएंगे क्या एंट्री करेंगे, फिर पेएबल डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। विच मींस हम अकाउंटेंट्स इस ग्रेजुटी को जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने एंट्रीज आपके सामने बोली हैं, जरा नीचे देखें लिखी हुई हैं। व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? इसकी ब्रैकेट अंडरलाइन करें, ये कब एंट्री हो रही होगी? एज द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय ऑन ईयरली बेसिस। हर साल के एंड में हम डिसाइड करेंगे कि अब एक साल की सर्विसेज देने के बाद उस एम्प्लॉय की ग्रेजुटी कितनी हो गई है, फिर दूसरा साल एंड हुआ और कितनी हो गई है। आहिस्ता 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 ये अमाउंट एक्यूमुलेट होती जाएगी। और सेकंड एंट्री नीचे ढूंढना जरा, जब कभी ये अमाउंट पे करेंगे तो फिर हमारी लाइबिलिटी डेबिट होके कैश क्रेडिट हो जाएगा। मेरी को बात समझ आई है? ये एंट्रीज हमने एम्प्लॉय के एंगल से लिखी हैं या एम्प्लॉयर मींस कंपनी के एंगल से बात हुई? हम इस अगर कंपनी के टैक्स की बहस कर रहे हैं तो कंपनी का एक्सपेंस जब रिकॉर्ड होगा तो एक्सपेंस डेबिट होके पेएबल बन जाएगा, और जब पेएबल की पेमेंट होगी तो लायबिलिटी डेबिट होके कैश क्रेडिट हो जाएगा। कुछ क्लियर हो गया सर यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन? आप जरा पिछले पेज पर जाएं। लाइन नंबर 8 था, इसके रो में सीधा पढ़े जरा प्लीज। अकाउंटिंग में ग्रेजुटी को एक्सपेंस कैसे बनाया जाता है? टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से गौर से मेरे वर्ड सुनने। टैक्स वाले ये एक्सपेंस डिडक्टेबल अलाउ करते हैं, लेकिन इस एक्सपेंस को वो अक्रूवल बेसिस पे नहीं, कैश बेसिस पे अलाउ करते हैं। दोनों को इकट्ठा देखें, अकाउंटिंग में किस बेसिस पे रिकॉर्ड होता है एक्सपेंस, और टैक्स में क्या टैक्स वाले ग्रेजुटी को एक्सपेंस मानते नहीं है? मानते तो है, लेकिन कब मानेंगे? जब कभी ये अमाउंट पे होगी। इट मींस फॉर एग्जांपल अगर हमने ग्रेजुटी का इस साल एक्सपेंस बनाया है अक्रूवल बेसिस पे या कैश बेसिस पे? हमने तो अक्रूवल बेसिस पे बनाया होगा, लेकिन इस साल अगर इस एक्सपेंस की पेमेंट नहीं हुई तो करंट टैक्स की वर्किंग करते हुए क्या करेंगे? इस ग्रेजुटी एक्सपेंस का क्या करेंगे? एड बैक कर देंगे। लेकिन एक सिनेरियो बड़ा ये भी हो सकता है, तो कुछ एम्प्लॉयज की ग्रेजुटी को हमने इस साल एक्सपेंस बनाया है और कुछ एम्प्लॉयज इस साल रिटायर हो गए हैं। पॉसिबल है सर? तो जिन एम्प्लॉयज के एक्सपेंस को हमने एक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड किया होगा और अभी पेमेंट नहीं की, तो उनका एक्सपेंस ऐड बैक हो रहा होगा। और अगर कुछ पुराने एम्प्लॉयज इस साल रिटायर हुए हैं, टर्मिनेट हुए हैं और उन्हें पेमेंट हुई है, तो क्या उनकी पेमेंट लेस हो जाएगी सर? फाइनली क्या ऐड होके क्या लेस हो सकता है? ग्रेजुटी एक्सपेंस ऐड हो रहा होगा और उसकी जगह ग्रेजुटी पेड लेस हो रही है। ग्रेजुटी एक्सपेंस से मुराद जो हमने खर्चा एक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड किया था और उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं हुई, तो वो हम ऐड बैक करके उसका इफेक्ट कैंसिल कर रहे होंगे। और अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेशन या रिटायरमेंट के वक्त ग्रेजुटी पे हुई है, तो ग्रेजुटी पेड क्या टैक्स वाला एक्सपेंस अलाउ करेंगे? प्लीज कर देंगे सर। तो क्या ऐड करके क्या लेस हो रहा होगा? एक्सपेंस ऐड होके
पेड लेस हो रहा होगा। क्या जरूरी है इस साल कोई पेमेंट हो रही हो? अगर नहीं हुई तो सिर्फ क्या हो रहा होगा? ग्रेजुएटी एक्सपेंस ऐड हो रहा होगा। हाँ, अगर पेमेंट भी हुई है तो एक्सपेंस ऐड करके पेमेंट लेस करेंगे। एक सेकंड के लिए दोबारा उधर नेक्स्ट पेज पे जाए जहाँ आप पढ़ रहे थे, जहाँ एंट्रीज लिखी हुई थी हमने, जो एंट्रीज पढ़ी है सॉरी, उसके नीचे ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट इन द कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। वो जरा ढूंढ के एक लाइन अगर पढ़ लें, क्या ऐड हो रहा होगा और क्या लेस हो रहा होगा। ये वर्ड्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए जी। ग्रेजुएटी एक्सपेंस का क्या मतलब? जो अक्रूअल बेसिस पे एक्सपेंस डेबिट हुआ था वो टैक्स वाले ने अलाउ नहीं करना, वो हमने एड बैक कर देना है। और उसकी जगह अगर कोई ग्रेजुएटी इस साल पेड हुई है तो वो हम लेस कर रहे होंगे, और अगर कोई ग्रेजुएटी पे नहीं हुई है तो हम लेस नहीं कर रहे होंगे। ठीक है सर? क्या ग्रेजुएटी का एक्सपेंस टैक्स वाले मानते ही नहीं हैं? मानते तो हैं, लेकिन कब मानते हैं? पेमेंट बेसिस पे मानते हैं। जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस, हम किस बेसिस पे एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं? अक्रूअल बेसिस पे करते हैं। सॉरी, मैं जरा महसूस कर रहा था शायद क्वेश्चन आ रहा मेरी तरफ, और हाथ बढ़ता ही ऊपर चलता जा रहा था, मैंने कहा सवाल बड़ा हो गया, लेकिन अचानक मुझे महसूस हुआ ये गेम तो और ऑन हुई हुई है। जी सर, क्वेश्चन सुनने दे प्लीज यार, मेरी पीछे थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट पूरी कर दूं आपकी। अपने सामने जो एंट्रीज रखी थी थर्ड पेज में, हमने बेटा ईयर वाइज एक एक्सपेंस डेबिट करके पेबल बना लिया, ऐसे ही है ना? एक्सपेंस रिकॉर्ड करते जा रहे हैं हम, लेट्स अज्यूम पेमेंट नहीं हुई तो हम ईयर वाइज इसको ऐड बैक कर रहे होंगे हर साल करंट टैक्स में। जब कभी लमसम पेमेंट होगी तो हम एंट्री करेंगे पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। अब पेबल डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री सोचें भी और देखें भी जरा, इस एंट्री से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इफेक्ट आएगा? सर सर सर, कुछ भी नहीं, लायबिलिटी कम हुई, कैश कम हुआ। तो हमने इसे कोई एक्सपेंस दोबारा नहीं बनाना, पेमेंट करने से तो लायबिलिटी कम हुई। हाँ, टैक्स वाले जब पेमेंट होगी तो इसे एज एन एक्सपेंस अलाउ करेंगे, तो एज एन एक्सपेंस जब वो अलाउ करेंगे तो हम माइनस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में या करंट टैक्स की वर्किंग में। अपना एक्सपेंस हम एड बैक कर देंगे करंट टैक्स की वर्किंग में, और उस एक्सपेंस की जगह अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई पेमेंट हुई है, तो हो सकता है एम्प्लॉयज का टाइम पूरा हो गया हो, रिटायर हुए हो, हमने लमसम पैसे दिए हो, तो उनकी पेमेंट को हमें टैक्स वाले एज एन एक्सपेंस अलाउ कर रहे होंगे, देयरफॉर हम टैक्सेबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हुए माइनस कर देंगे। ठीक है, या क्वेश्चन कुछ और था? जी जी, सॉरी, वो मैं एक मिनट बात करता हूँ, जस्ट एक मिनट जी। एनी अदर कंफ्यूजन? जस्ट एक मिनट। नहीं, ईयर वाइज नहीं खत्म होगी, जरा एंट्रीज एक मिनट सामने रखें। ये जो फर्स्ट एंट्री एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, ये कब तक होती रहेगी? लेट्स अज्यूम किसी एम्प्लॉय ने 25 साल बाद रिटायर होना, तो हम हर साल ये 25 दफा ये एंट्री कर चुके होंगे, और 25 साल बाद हमारी टोटल पेबल की एक एक्यूमुलेटेड फिगर आ गई हो। ये तो ठीक है ना प्लीज? ब्रॉड डाउन प्लस एक्सपेंस कैरिड डाउन वगैरह वगैरह, तो 25 साल बाद हमारा एक टोटल पेबल बन गया होगा। जब रिटायरमेंट के टाइम पे हम पेमेंट करेंगे, हम एंट्री करेंगे पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। आखिरी दिन जब भी पैसे होंगे, जब भी कभी पेमेंट होनी है, उस दिन हमने पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट करना है। हाँ, जिस साल में वो एंट्री हो रही होगी उस साल, क्योंकि अब एक्चुअली पेमेंट हो गई है, और देयरफॉर एक्चुअल पेमेंट पे अब टैक्स वाले भी उस अमाउंट को एक्सपेंस मान लेंगे। तो जिस साल पेमेंट होगी उस साल की करंट टैक्स की वर्किंग करते हुए हम अपनी टैक्सेबल प्रॉफिट्स फाइंड आउट करते हुए इस एक्सपेंस को माइनस करते हैं। लमसम ये एक साल की अमाउंट नहीं, ये फाइनल आंसर बताए ना, लमसम माइनस करेंगे या एक साल की अमाउंट? 25 साल, अगर फॉर एग्जांपल 25 साल का खर्चा टैक्स वाले अगर एक ही साल अलाउ कर रहे हैं, तो वो सारी 25 साल की अमाउंट हम एक ही साल में लेस कर रहे हैं। अब डेफिनेटली इसी वजह से हम अकाउंटेंट्स क्या चाहते हैं कि ये जो खर्चा एक ही साल में प्रॉफिट एंड लॉस में ना आए, वरना एक ही साल में प्रॉफिट एंड लॉस में आने से ये
सारा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ही डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम मैचिंग कॉन्सेप्ट अक्रूवल बेसिस पे चल रहे हैं, जिस पीरियड में सर्विसेज दे रहा है उस पीरियड में एम्प्लॉय का एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। अब ठीक है प्लीज। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे वाले साल में एक्सपेंस तो रिकॉर्ड हुआ लेकिन पेमेंट नहीं हुई, हम क्या कर रहे होंगे प्लीज? नहीं वो तो कर लिया ना हमने। करंट टैक्स की वर्किंग करते हुए अगर हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है और पेमेंट नहीं हुई तो हमें वो एक्सपेंस इस साल अलाउ नहीं होगा, हम एड बैक कर देंगे। फिर जिस साल जाके कभी एक्सपेंस अलाउ होगा उस साल फिर हम लेस कर देंगे। और वो कब अलाउ होगा? जब पेमेंट होगी। तो जब कभी पेमेंट हो रही होगी तो फिर इस अमाउंट को, सारी क्यूमुलेटेड अमाउंट को हम एक्सपेंस के तौर पे करंट टैक्स की वर्किंग करते हुए एज अ टैक्स एक्सपेंस माइनस करेंगे। अब ठीक है वर्ड्समैन, ये मेरे सामने एक क्वेश्चन है कि टैक्स वाले इसे अक्रूवल बेसिस पे क्यों अलाउ नहीं कर रहे? क्वेश्चन यही है ना। अकाउंटिंग में हम अक्रूवल बेसिस पे कर रहे हैं और टैक्स में कैश बेसिस पे। तो आपका शायद क्वेश्चन यही है जो मैं समझाऊं कि टैक्स वाले इसे कैश बेसिस पे क्यों अलाउ नहीं करते? नहीं, क्वेश्चन यही है। पहली बात बेटा ये है कि टैक्स वाले जो है ये जरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को कंपैरेटिवली आसान रखना चाहते हैं। वैसे ये आसान तो अभी भी नहीं है, आप लोगों ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ ली है, लेकिन कम से कम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इसे आसान रखना इसलिए चाहते हैं ताकि जब इनकम टैक्स रिटर्न्स कंपनीज या इंडिविजुअल्स या एओपीज बनाएं तो उन्हें एक हद से ज्यादा भी क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स की जरूरत ना पड़ जाए। ये इतना ज्यादा टफ ना हो जाए कि इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट्स को पढ़ के अप्लाई करना आम बंदे के बस में ही ना रहे। अभी भी आम बंदे के बस में तो नहीं है, लेकिन आम अकाउंटेंट्स की बस से भी बाहर ना निकल जाए। तो जो रूटीन की चीजें नॉर्मल है वो तो अभी आपने पॉइंट नंबर 6 और 7 में देखी है, वो तो अक्रूवल बेसिस पे अलाउड है। लेकिन यहाँ जरा कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। असल में ये जो ग्रेजुटी की हर साल की फिगर है ना, ये मैंने आपको बता तो 1-2 मिनट में दिए, लेकिन एक पूरा IAS 19 है जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे है, तो वो ठीक ठाक इतना का स्टैंडर्ड है। उसमें पूरी एक्चुअल एजम्पशंस लेनी पड़ती हैं। कौन सा एम्प्लॉय कब रिटायर होगा, वो बेचारा रिटायर होगा या रिटायरमेंट से पहले ही कहीं बुलावा आ जाएगा, इसमें अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं। जिससे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कितने क्लेम्स आएंगे, एक अलग से एक फील्ड है एक्चुअरीज। तो एक्चुरियल वैल्यूएशंस करनी पड़ती हैं, फ्यूचर के एस्टिमेट्स करने पड़ते हैं। तो ये एक पूरा एक स्टैंडर्ड है जो जब आप बड़े हो जाएंगे फाइनल में तो एक ठीक ठाक एंजॉयमेंट है। उसकी बेस पे ये ग्रेजुटी की फिगर अक्रूवल बेसिस पे आती है। जी 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 वो तो है। नहीं वो तो है, अकाउंटेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी रखना पड़ेगा, ऑडिट भी अल्हम्दुलिल्लाह को चार्टर्ड अकाउंटेंट आप जैसे ही करेंगे, लेकिन कम से कम इनकम टैक्स रिटर्न बनाते हुए वो कंपैरेटिवली मेरे जैसा हल्का सा अकाउंटेंट भी गुजारा कर जाए, टैक्स वालों की ये ख्वाहिश है। लेकिन यहाँ भी अकाउंटेंट की जरूरत फिर भी पड़नी है। तो कंपैरेटिवली उन्होंने जरा रूल्स को थोड़ा सा हल्का रखा हुआ है कंपैरेटिवली, कि ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज ना हो। ये ना हो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को अप्लाई करना ही बहुत टफ हो जाए। तो इसलिए उन्होंने कहीं कहीं जहां जहां उन्हें महसूस हुआ है कि जरा रूल्स थोड़े से रिलैक्स रखे जाएं, वहां उन्होंने थोड़े से रिलैक्स रखे हैं। जी एनी कंफ्यूजन सर? क्या वो खैरियत है? लगता है क्लास खत्म कर दी आप लोगों ने। जी सर। नहीं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बेटा सिर्फ पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। सर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो आप पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। दुनिया की हर जुरिस्डिक्शन में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंसेस डिफरेंट है। लेकिन बहरहाल हम भी अल्लाह माफ करे वही हैं। हमने कौन सा खुद बनाया है, हमने भी दुनिया से इधर उधर से ढूंढा है। और हमें पहले मिला था इंग्लैंड का, 2001 में हमें जरा ऑस्ट्रेलियन मिला था, तो हमने जरा अच्छी सी कॉपी की हुई है। तो आप टेंशन न लें, हमने भी कॉपी ही किया है, सवाए इसके कि जहाँ जहाँ हमें महसूस हुआ है कि हमने हमारी अपनी जरा एडजस्टमेंट्स होनी चाहिए। जिसका मेरा ख्याल है कि एग्रीकल्चरल इनकम शायद पाकिस्तान में ही एग्जाम था, मेरा ख्याल है दुनिया के हर मुल्क में नहीं। बहरहाल सर अभी हमारे 5 मिनट्स हैं और 5 मिनट्स के लिए एक पॉइंट है। ये पॉइंट नंबर कौन सा पढ़ा हमने? 9 इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, 10 पे आ जाएंगे प्लीज। पॉइंट नंबर 10 काइंडली। बोरोइंग कॉस्ट के बाद ब्रैकेट में लिखे IAS 23। इस तरह नहीं कांडी करें यार प्लीज, क्या हो गया? गेम आप संजीदा करें सर, सीरियस करें। IAS 23 का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जरा नेक्स्ट कॉलम में पढ़े जरा।
कैपिटलाइज इफ इट रिलेट्स टू अ, नॉर्मली ये होता है कि जैसे ही IAS 23 का वर्ड या बोरिंग कॉस्ट सुनते हैं तो सिर्फ जहन में ये आता है कि शायद हमेशा कैपिटलाइजेशन, हालांकि ऐसे नहीं। बोरिंग कॉस्ट इंटरेस्ट की बात हो रही है, सिंपली स्पीकिंग। इंटरेस्ट या बोरिंग कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस, इसलिए हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बनना है, अनलेस इट रिलेट्स टू क्वालिफाइंग एसेट। अगर बोरिंग्स किसी क्वालिफाइंग एसेट के लिए हैं तो देन इसने कैपिटलाइज होना। तो जरा जो आपने पढ़ा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो जरा पढ़ के देखें, सही लिखा हुआ है, हमेशा कैपिटलाइज। कब कैपिटलाइज्ड? और अगर क्वालिफाइंग एसेट इन्वॉल्व नहीं है, और क्वालिफाइंग एसेट वो एसेट है जो बन रहा होता है, सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा होता है, तो अगर क्वालिफाइंग एसेट इन्वॉल्व है तो ठीक है कैपिटलाइज। लेकिन अगर बोरिंग कॉस्ट, अगर सपोज क्वालिफाइंग एसेट इन्वॉल्व नहीं है तो बोरिंग कॉस्ट इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। मैंने यहाँ जो ट्रीटमेंट लिखा है कैपिटलाइज वाला, वो इसलिए लिखा है, जरा आप लास्ट कॉलम में जाए। अगर क्वालिफाइंग एसेट हो भी तब भी टैक्स वाले कैपिटलाइजेशन अलाउ नहीं करते। इन अदर वर्ड्स, हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं अनलेस 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 क्वालिफाइंग एसेट, और फिर हम कैपिटलाइज कर लेते हैं। लेकिन टैक्स वाले किसी भी सिचुएशन में बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने की परमिशन नहीं देते। हमेशा टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री बताएं जरा। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट। हमारी एंट्री भी एक्सपेंस डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट हो सकती है अगर 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 क्वालिफाइंग एसेट ना हो। हाँ, अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो फिर इंटरेस्ट डेबिट की बजाय एसेट डेबिट हो जाएगा, और एसेट फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा। और अब तक क्या हमेशा फिर कैपिटलाइजेशन जारी रहती है? फिर ये सीज भी हो जाती है। तो काइंडली सही वर्ड्स प्लीज, कैपिटलाइज इफ इट रिलेट्स टू क्वालिफाइंग एसेट। और इवन अगर आपने कैपिटलाइज की हो तब भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कैपिटलाइज करने की परमिशन नहीं है। उठने से पहले एक आखिरी सवाल का जवाब देना ही देना है, क्योंकि अगर मैं इस चीज पर रहता कि आप उठ रहे हैं तो वो तो पिछले 15 मिनट से उठ रहे हैं। तो आराम से कंडी, आराम से टेक लगाएं और जरा बाजू इस तरह फोल्ड करना, और फील लाइक इन क्लास। बोरिंग कॉस्ट की एग्जांपल, लेट्स अज्यूम ड्यूरिंग द ईयर हमने 4 लाख की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की है। अकाउंटिंग प्रॉफिट जेन में लाएं, हमने कैपिटलाइज की है, टैक्स वाले कैपिटलाइजेशन की इजाजत। जी बताएं, करंट टैक्स की वर्किंग में कोई एडजस्टमेंट करेंगे? थोड़ी सी टेक और लगा लें और अपने जहन से टाइम निकालने की भरपूर कोशिश करेंगे कि नामुमकिन हो गया है। हमने कैपिटलाइज का मतलब, सर टाइम 1 मिनट है, 30 सेकेंड रिमेनिंग है सर। कैपिटलाइज का मीनिंग एसेट में ऐड। इसका मतलब हमने इस 4 लाख को प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस कंसिडर किया ही नहीं है, किया ही नहीं है। लेकिन क्या टैक्स वाले इस एक्सपेंस अलाउ करेंगे? तो कैपिटलाइजेशन ही मान रहे, तो हम अकाउंटिंग प्रॉफिट में कुछ ऐड बैक नहीं करेंगे। हमने तो पहले लेस किया ही नहीं है, टैक्स वाले अलाउ कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ माइनस करेंगे। काश आपने कंसंट्रेशन से आज पढ़ा होता, नहीं पढ़ा है सर। क्लास एंड का पता नहीं टाइम कहाँ कहाँ से नजर आता है आपको। तो ये आदत अब खत्म करें, जल्दी आने लेट आने की और जल्दी जाने की। प्लीज कम ऑन टाइम एंड लीव ऑन टाइम। इंशाल्लाह ये बहस कल यहीं से शुरू कर लेते हैं। अब बस हो गई है। अल्लाह जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपने बहुत से सुना है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई? अल्लाह हाफिज़।